नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज का हमारा विषय है साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। दोस्तों, किसी भी विषय का इतिहास उस विषय की विकास प्रक्रिया को हमारे सामने दिखाता है। साहित्य का इतिहास भी कुछ इसी प्रकार से उसकी विकास प्रक्रिया का अध्ययन है। लेकिन साहित्य के इतिहास को समझने से पहले जरूरी है साहित्य को समझना। साहित्य क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और वास्तव में देखा जाए तो साहित्य को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक परिभाषा देनी हो तो परिभाषा देने के लिए हम जो बात कहेंगे कि साहित्य वाङ्मय का वह भाग है जिसमें शब्द और अर्थ इन दोनों में महत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है। यानी कि वाङ्मय का वह भाग जिसमें शब्द और अर्थ को लेकर प्रतिस्पर्धा हो साहित्य कहलाता है। अब एक नया शब्द हमारे सामने आता है कि वाङ्मय क्या है। हमने बहुत बार सुना है कि संपूर्ण वाङ्मय में ऐसा लिखा है, संस्कृत वाङ्मय में ऐसा लिखा है, हिंदी वाङ्मय में ऐसा लिखा है। लेकिन वाङ्मय है क्या? वाङ्मय का मूल अर्थ क्या है? वाङ्मय की परिभाषा क्या है? तो इसके लिए हम वाङ्मय को समझते हैं। वाङ्मय भाषा के द्वारा जो भी अभिव्यक्त किया जाता है वह सब वाङ्मय कहलाता है। भाषा के द्वारा जो भी अभिव्यक्त किया जाता है वह क्या है? वाङ्मय है। यानी कि भाषा के द्वारा हम जो भी लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं या सामने वाले को कोई बात कहते हैं वह सब वाङ्मय का हिस्सा है। अब एक नया शब्द आता है भाषा। भाषा क्या है? देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो तीनों शब्द हमारे क्लियर हो जाएंगे, भाषा, वाङ्मय और साहित्य। भाषा क्या है? भाषा का एक बहुत छोटा सा अगर गौण अर्थ हम ले तो वो निकलेगा कि जो भी हम लिखते हैं या जो भी हम बोलते हैं वह क्या है? भाषा है। लेकिन ये एक बहुत छोटा सा अर्थ है। भाषा का अर्थ इससे बड़ा है, ये बहुत गौण अर्थ है। भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सके। भाषा क्या है? ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सके। अब ये माध्यम मौखिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, यह मुद्रित भी हो सकता है। जैसे हम बोलकर भी अपने मन के भाव समझा सकते हैं, इशारों से समझा सकते हैं, लिखकर समझा सकते हैं, या फिर कुछ विशेष क्रियाओं से। जैसे कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो वो नाचने लगेगा, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है तो वो रोने लगेगा। कई बार हम क्लास में बैठे होते बात नहीं कर सकते तो हम इशारों में बात करते हैं। एक बहुत छोटा बच्चा है, उसे भूख लगी है, उसे बोलना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता, लेकिन वो रोता है और उसकी माँ को पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है। ये भी अपने आप में एक भाषा है।
दो जानवर आपस में जैसे बात करते हैं वो भी अपने आप में एक भाषा है। या फिर मनुष्य जानवर के मन के भाव समझ जाता है कि वो अभी खुश है या वो अभी नाराज है, तो वो जिस माध्यम से अभिव्यक्त होती है वो भी अपने आप में एक भाषा है। तो भाषा का ब्रॉड अर्थ, भाषा का बड़ा अर्थ ये है कि किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से हम अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करें तो वो भाषा है। हमने एक बात, जब साहित्य की परिभाषा की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि वाङ्मय का वह भाग जिसमें शब्द और अर्थ में परस्पर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, यानी कि साहित्य वाङ्मय का एक भाग है। साहित्य के अलावा वाङ्मय के अन्य भाग कौन से हैं, इसके लिए हम एक बार वाङ्मय का अध्ययन करते हैं। वाङ्मय के तीन भाग होते हैं, वार्ता, शास्त्र, साहित्य। साहित्य में क्या था, शब्द और अर्थ में महत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। वार्ता में क्या होगा, वार्ता में अर्थ प्रधान होता है, शब्द गौण होता है। यानी कि वार्ता में शब्द का महत्व कम है, अर्थ का महत्व ज्यादा है। जैसे ही हम कोई बात बोलते हैं और हम चाहते हैं कि इसका भाव सामने वाले के समझ में आए, शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो वार्ता का हिस्सा होगा। कई बार हम होता है कि दोस्तों में बात कर रहे होते हैं, हम कोई शब्द गलत बोल देते हैं लेकिन सामने वाला हमारी बात समझ जाता है, हमें टोकता है तो हम बोलते हैं कि यार भावनाओं को समझो, अर्थ समझ में आना जरूरी है, तुम समझ गए ना, शब्दों पर क्यों जाते हो। तो वो एक वार्ता का हिस्सा है। जैसे मुहावरे, मुहावरे का अभिधार्थ अगर हम देखें सीधा सीधा, अगर केवल उसके शब्दों पर हम जाएं तो उसका अर्थ कुछ दूसरा निकलता है, लेकिन अगर हम उसका भाव समझें तो उसका अर्थ दूसरा निकलता है, और वो जो दूसरा अर्थ निकलता है वही अर्थ इसमें प्रधान होता है। तो मुहावरे किसका हिस्सा है, वार्ता का हिस्सा है। दूसरा है शास्त्र, शास्त्र जिसमें शब्द की ही प्रधानता होती है। अर्थ पूर्णतः शब्द पर आधारित। यानी कि शास्त्र वाङ्मय का वह भाग जिसमें शब्दों का महत्व सबसे ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा होता है कि अर्थ पूरी तरह से शब्द पर आधारित होता है। जो लिखा गया है वही पढ़ना है, वही समझना है, जो बोला गया है वही सुनना है, वही समझना है। यह शास्त्र का हिस्सा है। भाषा अपने व्यवस्थित रूप में यहीं प्रकट होती है। यानी कि यहां पे क्या होगा, क्या यहां पे भाषा अपने व्यवस्थित रूप में प्रकट नहीं होगी? होगी, लेकिन यहां पे अगर हम केवल शब्द पर जाएंगे, अगर हम अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देकर केवल अभिधार्थ को देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसका ज्ञान उसी को होगा जो वार्ता के बारे में जानता है या इसका विद्वान है, जिसको पता है कि इसमें अर्थ प्रधान है, शब्द गौण है। किसी ने मान लो एक मुहावरा पढ़ लिया और केवल उसी के अभिधा अर्थ में लगा रहा तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि भाषा अपने व्यवस्थित रूप में यहीं प्रकट होती है। व्यवस्थित रूप में प्रकट होने का मतलब, भाषा क्या है? अपने विचार दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना।
और इसमें क्या है, शब्द की प्रधानता, अर्थ पूर्णतः शब्द पर आधारित है। यानी कि हमने जो भी लिखा, हमने जो भी बोला, हमें केवल उसी का अर्थ निकालना है, हमें केवल उसी का मतलब समझना है, हमें उसके लक्षणा में नहीं जाना, व्यंजना में नहीं जाना। जो बोला गया वो समझा गया। तो भाषा भी क्या है, मन के भाव दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना। एक व्यक्ति जिसको विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन उसके सामने एक लाइन लिखी है, वो उस लाइन को पढ़ेगा और समझ लेगा। यहां पे हो सकता है कि उसके समझ में ना आए, हो सकता है उसे मुहावरों का मतलब नहीं पता हो, लेकिन यहां पे तो जो पढ़ेगा वही समझेगा। तो भाषा अपने व्यवस्थित रूप में यही प्रकट होती है। शास्त्र में मुख्यतः क्या होता है, विज्ञान से संबंधित विषय या विज्ञान विषय, गणित, अर्थशास्त्र, यानी कि जिसमें कल्पना का या जिसमें अभिधा के अलावा किसी दूसरे अर्थ का कोई महत्व नहीं होता। जैसे विज्ञान है, तो विज्ञान में हमने कह दिया कि भाई हम सांस अंदर लेंगे तो फेफड़े फूलेंगे। अब इसमें कोई दूसरा अर्थ नहीं है। हृदय में रक्त जाएगा और हृदय उसको पंप करेगा, पूरे शरीर में भेजेगा। इसमें कोई दूसरा अर्थ नहीं है। जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वही सामने वाला समझ रहा है। गणित है, गणित में 1 + 1 2 होता है, तो बस जो लिखा गया वो समझा गया। अर्थशास्त्र में क्या है, जो भी लिखा गया है वही समझा जाता है। यानी कि जो लिखा वही समझा। तो इसमें प्रधानता हुई शब्द की, भाषा अपने व्यवस्थित रूप में प्रकट हुई, और सीधे सीधे विषय जिसमें कल्पना का महत्व नहीं है, जिसमें केवल अभिधा का महत्व है, वो विषय इसमें शामिल है। जैसे विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र या ऐसे भी अन्य विषय। तीसरा है साहित्य। साहित्य को हम विस्तार से पढ़ते हैं। साहित्य की जब हमने सबसे पहले बात करी तो परिभाषा जो बताई थी कि भाई वांग्मय का वह भाग जिसमें शब्द और अर्थ में महत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है। शब्द और अर्थ में महत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है। एक बात, हमने कोई कविता पढ़ी, बहुत अच्छी कविता है, उसमें शब्दों का कवि ने बहुत शानदार चमत्कार किया है। उसमें कई भाषाओं के शब्द मिलेंगे, अलग अलग बोलियों के शब्द मिलेंगे, ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो हमने पहली बार सुने हैं। हमने कविता पढ़ी, बिना उसके अर्थ को जाने हमने कह दिया भाई बहुत शानदार शब्द कौशल है, कवि ने क्या लिखा है, क्या चमत्कार किया है। शब्द का महत्व स्पष्ट हो गया। जैसे ही उसका भाव समझेंगे हमें पता चलेगा यार कि शब्द पर तो हम यूं ही मोहित हो गए, असली मजा तो भाव में है, अर्थ में है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई कवि ने जो भाव व्यंजना है वो तो उत्कृष्ट है और भी बढ़िया है। शब्द तो अच्छे थे ही, भाव तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। यहां पर क्या है, शब्द और अर्थ कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से कि भाई ज्यादा महत्व किसका, ज्यादा असर किसका। और साहित्य में यही होता है, शब्द और अर्थ एक दूसरे पर हावी होने के लिए, अपना महत्व ज्यादा दिखाने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। एक विशेषता हुई। दूसरी बात, साहित्य को हम थोड़ा सा अलग अलग तोड़कर लिखेंगे तो साहित्य को ऐसे लिखा जाएगा, स प्लस हित, यानी कि जिसमें सबका,
समाज का हित शामिल हो। समाज का हित शामिल हो। तो जिसमें समाज का हित शामिल होगा वही साहित्य होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कई विद्वान मंचीय कविता को साहित्य नहीं मानते, फिल्मी गीतों को साहित्य नहीं मानते, यद्यपि वो कविता है, उनमें लय है, ताल है, सुर है, लेकिन समाज का हित नहीं है तब तक उसे साहित्य नहीं मान सकते। एक शब्द आपने सुना होगा, लुगदी का साहित्य। ऐसा साहित्य जो केवल कोरी थोथी लोकप्रियता के लिए लिखा गया हो, जिसको समाज को देने के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो साहित्य लुगदी का साहित्य। हालांकि ये अपने आप में एक डिबेट का विषय है, या फिर इसको हम लोकप्रिय साहित्य भी बोल देते हैं। ये अपने आप में एक डिबेट का विषय है कि लोकप्रिय साहित्य या लुगदी का साहित्य या दोयम दर्जे का साहित्य जो है, इसको हम साहित्य की श्रेणी में रखें या नहीं रखें, या फिर इसका निर्धारण कौन करेगा कि ये साहित्य समाज के हित का है या ये नहीं है, या फिर ये निर्धारण कौन करेगा कि जो लोकप्रिय साहित्य है उसको हम समाज के फायदे का साहित्य न मानकर लुगदी का साहित्य मान रहे हैं, जो शास्त्रीय प्रतिमानों पर खरा नहीं उतरता। तो जो साहित्य के शास्त्रीय प्रतिमान हैं उनका निर्धारण कौन करेगा? ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है, डिबेट का विषय है। इसको हम एक बार छोड़ देते हैं। अभी संक्षेप में हम इतना समझते हैं कि साहित्य वो है जो समाज के हित की बात करे, जिसमें सहित का भाव हो। तीसरी बात, जिसमें रमणीयता या फिर सौंदर्य, ऐसा विषय जिसमें रमणीयता या सौंदर्य हो। कई इसको सौंदर्यता लिखते हैं, जो कि गलत है। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है, ये शब्द अपने आप में गलत है। सौंदर्य सही शब्द है। इसके अलावा अगर हमें लिखना है तो हम इसे सुंदरता लिख सकते हैं, ये भी सही शब्द है। तो ऐसा विषय जिसमें रमणीयता हो, सौंदर्य हो, और ये किससे आएगा? कल्पना से आएगा। कवि की जितनी ज्यादा कल्पना उतना ज्यादा सौंदर्य, उतनी ज्यादा रमणीयता। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऐसा विषय जिसमें सौंदर्य हो, समाज का हित हो, शब्द और अर्थ में महत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा हो, साहित्य कहलाता है। ये तीनों विशेषताएं जिसमें होंगी वो साहित्य कहलाएगा। साहित्य का इतिहास लेखन। हमने एक शब्द को समझा साहित्य, अब दूसरा शब्द है इतिहास। इतिहास क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री बना है हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का अर्थ है वास्तविक रूप से घटित होने वाले तथ्य, यानी कि ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य जो वास्तव में घटे थे, ऐसे तथ्यों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन करके उन्हें समझना, इतिहास की सीधी सीधी परिभाषा हो जाएगी, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करके उन्हें
समझना। तो हमने दो शब्द यहां पर समझे, एक साहित्य, एक इतिहास। साहित्य क्या था? वाङ्मय का वह भाग था जिसमें शब्द और अर्थ में महत्व को लेकर परस्पर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। दूसरा, जिसमें रमणीयता या सौंदर्य का भाव होता है। और तीसरा, जो समाज के हित में हो, ऐसी रचना जो होगी वो साहित्य कहलाएगी। दूसरा शब्द है इतिहास। इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री किससे बना है? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का मतलब वास्तविक रूप से घटित होने वाले तथ्य, और ऐसे तथ्यों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन करके उन्हें समझना इतिहास है। साहित्य के संदर्भ में इतिहास को कैसे समझेंगे, या फिर यूं कहिए कि साहित्य के संदर्भ में इतिहास की क्या आवश्यकता पड़ी? सबसे पहली बात, आवश्यकता क्या पड़ी? देखिए, विज्ञान के विषय में क्या होता है, अगर हम इतिहास की बात करें तो हमारे सामने सीधे सीधे तथ्य होते हैं कि भाई एक टाइम पर जाकर ये प्रयोग हुआ, इससे ये प्रोडक्ट बना, और उस प्रोडक्ट से आगे जाकर ये लाभ हुए, ये हानि हुई, जो नुकसान थे उनको देखते हुए उसमें ये बदलाव हुए, और लाभ को देखते हुए ये उस प्रोडक्ट का यूज़ किया गया। आज इन दोनों को मिलाकर अध्ययन करके जो चीज़ हमारे सामने एक प्रोडक्ट के रूप में है, वो हम करंट में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि तथ्यों की एक लंबी श्रृंखला क्रमबद्ध ढंग से, तथ्यों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला। अगर हम बात करते हैं विज्ञान के संदर्भ में, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं साहित्य के संदर्भ में, साहित्य के इतिहास का तात्पर्य क्या है, साहित्य के इतिहास से अभिप्राय क्या है? क्या साहित्य का इतिहास केवल तथ्यों का अन्वेषण मात्र है? सवाल नंबर 1, क्या साहित्य का इतिहास तथ्यों का अन्वेषण मात्र है? दूसरा सवाल, क्या साहित्य इतिहास अतीत का गुणगान है? तीसरा, क्या साहित्य का इतिहास अतीत की वर्तमान में या वर्तमान संदर्भ में व्याख्या है? ऐसे और भी कई सवाल बन सकते हैं। साहित्य का इतिहास क्या है, इसके संदर्भ में प्रोफेसर मैनेजर पांडे का कथन है, साहित्य का इतिहास ना तो वर्तमान से पलायन का साधन है, ना ही अतीत की आराधना का मार्ग है। यानी कि इतिहास का मतलब ये भी नहीं कि हम वर्तमान को भूल जाएं, और इतिहास का मतलब ये भी नहीं कि हम अतीत का इतना गुणगान करने लगें कि भैया वर्तमान की हमें सुध-बुध ही ना रहे, या फिर वर्तमान को हम पूर्णतः भूल जाएं। तो साहित्य का इतिहास क्या है? साहित्य के इतिहास से तात्पर्य है साहित्य की निरंतर विकासशील सृजनशीलता में आस्था का बोध। साहित्य में निरंतर जो बदलाव होते हैं और जो रचनाएं होती हैं
उनमें आस्था का बोध। वर्तमान चेतना के संदर्भ में अतीत की व्याख्या, यानी कि वर्तमान को ध्यान में रखते हुए इतिहास में कौन सी रचनाएं लिखी गई, उनसे हम आज क्या सीख सकते हैं, या फिर साहित्य में क्या क्या बदलाव हुए, उस दौरान परिस्थितियां क्या थी, ऐसा क्या माहौल बना कि साहित्य में बदलाव को मजबूर होना पड़ा, या फिर ऐसी कौन सी रचनाएं थी जिन्होंने इस बदलाव की आहट दी, या फिर इन रचनाओं में ऐसा क्या दिखाया गया जो हमें वहाँ के समाज को समझने में मदद करता है। इस प्रकार के तथ्यों का अध्ययन, यानी कि वर्तमान के संदर्भ में अतीत की व्याख्या, साहित्य के इतिहास का तात्पर्य है। आचार्य शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो एक पंक्ति आती है कि चूंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है। उल्टा बोल दिया थोड़ा सा इसको। आचार्य शुक्ल का कथन है, चूंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। चूंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यानी कि साहित्य केवल एक कल्पना मात्र नहीं है, साहित्य केवल एक रचना मात्र नहीं है। साहित्य में वहां के समाज के जो भाव हैं, वहां की जनता की चित्तवृत्तियां हैं, यानी कि उनके जो मनोभाव हैं वो प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए साहित्य केवल कल्पना का विषय नहीं है, साहित्य समाजशास्त्र का भी विषय है। और जैसे ही हम साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हैं, हम समाज के इतिहास का भी एक तरीके से अध्ययन करते हैं, समाज की विकास परंपरा को भी हम देखते हैं। इसी प्रकार का एक कथन आचार्य बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट का है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये दोनों कथन लगभग एक ही अर्थ की प्रतीति कराते हैं कि साहित्य का तात्पर्य है वहाँ की जनता के मनोभावों का अध्ययन। उनके मन में जो बात चल रही है, उनके जो विचार हैं, वो किसी साहित्यिक रचना में परिलक्षित होते हैं या प्रतिबिंबित होते हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं। इसलिए जैसे ही हम साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम किसी भी समाज के इतिहास का या वहाँ की विकास परंपरा का भी अध्ययन करते हैं। आचार्य शुक्ल और बालकृष्ण भट्ट के कथन से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य का इतिहास केवल एक ऐसे विषय का इतिहास नहीं है जिसमें कल्पना की प्रधानता है, या फिर किसी ऐसे विषय का इतिहास नहीं है जो केवल कथा कहानी है। साहित्य का इतिहास अपने आप में एक समाज का इतिहास है, क्योंकि साहित्य में वही चीज़ें प्रतिबिंबित होती हैं जो तत्कालीन जनमानस की अभिव्यक्ति होती है। तो साहित्य के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम वहाँ के समाज का भी एक तरीके से अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ।
4 पद्धतियां हैं मुख्य रूप से। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति यानी कि अल्फाबेटिक मेथड। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब है कि समस्त साहित्यकारों का एक जगह पे संकलन किया और नाम के हिसाब से उनको व्यवस्थित कर दिया। नाम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो ये एक तरीके से एक डिक्शनरी जैसा है, एक शब्दकोश जैसा है कि भाई हमारे पास एक इतना बड़ा ग्रंथ है, इसमें 1000 लोगों के नाम हैं और जिसका नाम ए पर आया है उनको एक साथ रख दिया और जिसका नाम जेड पे आया उनको सबसे अंत में रख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जन्म किसका पहले हुआ है, परंपरा में कौन पहले आया कौन बाद में आया, कोई महत्व नहीं है। ये अपने आप में बहुत खराब मेथड है वर्णानुक्रम पद्धति। और पहले 2 इतिहास ग्रंथ जैसे गारसा दा तासी का इतिहास ग्रंथ और शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ, दोनों इसी पद्धति से लिखे गए हैं और ये दोनों ही कुछ खास ढंग के इतिहास ग्रंथ नहीं है, या फिर यूं कहें कि ये दोनों ही इतिहास ग्रंथ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी विसंगतियां इस पद्धति से हो जाती है कि इतिहास का मतलब है कि समय के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करना, लेकिन जैसे ही हम नाम के हिसाब से चीज़ों को रखते हैं तो समय वाली चीज़ें गौण हो जाती हैं। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि भाई केशव के साथ हमें केदारनाथ सिंह पढ़ना पड़ता है। वो हमारे पास फैक्ट तो 2 आ गए, तथ्य तो 2 हैं कि भाई एक कवि केशव हुए हैं और एक कवि केदारनाथ सिंह हुए हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ रखने से इनकी जो ऐतिहासिकता है उसका लोप हो जाता है, ऐतिहासिकता गायब हो जाती है। इसलिए ये पद्धति अपने आप में कुछ खास पद्धति नहीं है और इस पद्धति पर लिखा गया इतिहास एक्चुअल में देखा जाए तो इतिहास है ही नहीं, वो एक शब्दकोश है। तो इसको हम हटा देते हैं। पहले 2 इतिहास ग्रंथ इसी पर लिखे गए हैं, इसको याद रखना है, गारसा दा तासी का इतिहास ग्रंथ और शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ। दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, यानी कि समय के अनुसार तथ्यों का अध्ययन करना। कालानुक्रम पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति की तुलना में कुछ हद तक एक अच्छी पद्धति है, क्योंकि इसमें इतिहास की जो मूल धारणा होती है, मूल भावना होती है समय या फिर जो काल विभाजन है, काल विभाजन की चेष्टा की जाती है। इस पद्धति पर आधारित ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ। एक इतिहास ग्रंथ और है जो जॉर्ज ग्रियर्सन से पहले आता है और जिन्होंने कालानुक्रम का कुछ प्रयास किया था, मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास ग्रंथ। मौलवी करीमुद्दीन, इन्होंने भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा, हालांकि अधिकतर किताबों में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा फैक्ट है तो इसको हम देख लेते हैं। मौलवी करीमुद्दीन ने भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा है और उसमें काल विभाजन का पहली बार प्रयास किया गया है। हालांकि ये प्रयास कुछ परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है, मुकम्मल नहीं है, लेकिन फिर भी
कि पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया, इसलिए मौलवी करीमुद्दीन को हम एक बार देख लेते हैं। और यही जॉर्ज ग्रेगसन के संदर्भ में है। इन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास किया, लेकिन इनका भी काल विभाजन परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाया। वो भी एक कच्चा पका काल विभाजन है, उसमें भी विसंगतियां हैं, क्योंकि इन्होंने समय का विभाजन तो कर दिया, समय का कालखंड का नामकरण तो कर दिया, लेकिन उनको ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाए। तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन कर उनका वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करना। वैज्ञानिक पद्धति, इसमें क्या होता है कि हमने सारे फैक्ट को इकट्ठा कर लिया और अब साइंटिफिक तरीके से उसका अध्ययन करेंगे। इस पद्धति पर एक इतिहास ग्रंथ आधारित है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त इन्होंने लिखा है। चंद्रगुप्त, तो ये भी इतिहास लेखन की एक पद्धति है जिसमें तथ्यों का संकलन करके और उसका वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष दिया जाता है। विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। इस पद्धति पर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, विधेयवाद के जनक हिप्पोलाइट तेन। विधेयवादी पद्धति विधेयवाद पर आधारित है और विधेयवाद का जनक किसको माना जाता है? हिप्पोलाइट तेन को। तेन एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस के थे, फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने जो विधेयवादी पद्धति दी, इसके अनुसार किसी भी इतिहास का अध्ययन या किसी भी रचना का अध्ययन 3 तथ्यों पर होता है: जाति, वातावरण और तीसरा क्षण। कि कोई भी समाज किसी समय विशेष पर, किसी विशेष परिवेश में क्या कर रहा है या फिर उस दौरान उस समाज में क्या रचनाएं हो रही हैं, उनका अध्ययन इन 3 तथ्यों के आधार पर जब किया जाता है, किसी भी, जैसे साहित्य का इतिहास है तो किसी जाति विशेष में, किसी समय विशेष पर, तत्कालीन परिवेश में कैसी रचनाएं हो रही हैं, इनका अध्ययन इस आधार पर जब किया जाता है तो वो विधेयवादी इतिहास कहलाता है। यानी कि किसी समाज विशेष में, समय विशेष पर, तत्कालीन परिवेश में किस प्रकार की रचनाएं हो रही हैं, वहां पे क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, रचनाओं में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इन सब का अध्ययन जिस इतिहास के अंतर्गत किया जाएगा वो विधेयवादी इतिहास कहलाएगा। और विधेयवादी पद्धति पर आधारित इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। नाम क्या है?
हिंदी साहित्य का इतिहास। और आज तक जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए, 1929 में इसकी रचना होती है, इसके बाद आज तक कई इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा में मील का पत्थर माना जाता है। इसके पहले और इसके बाद ऐसा कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं आया है जो आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को टक्कर दे सके या आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पीछे छोड़ सके। कुछ कमियां हैं, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में यह इतिहास ग्रंथ आज तक की परंपरा में सबसे श्रेष्ठ माना जा सकता है। तो ये थी साहित्य के इतिहास लेखन की। हालांकि परंपरा का हमने अभी तक अध्ययन नहीं किया है, परंपरा का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। साहित्य का इतिहास लेखन एक बिंदु है। इस दौरान हमने 3 चीजें देखी, साहित्य क्या है, इतिहास क्या है, साहित्य का इतिहास क्या है, और साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां क्या है। इन 4 तथ्यों का अध्ययन किया। साहित्य के अध्ययन के दौरान हमने साहित्य को समझा, वाङ्मय को समझा, भाषा को समझा, वार्ता और शास्त्र को भी समझा, इतिहास को समझा, और साहित्य इतिहास की पद्धतियों के दौरान अलग अलग पद्धतियां, उनकी विशेषताएं, उनकी कमियां, और उनके दौरान उन पद्धतियों पर आधारित कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, इनकी चर्चा करी है। बाकी की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।